हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजडम डिफेंस एकेडमी। मैं हूं प्रियंका चौधरी, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। आज का हमारा टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट। पहले हम सोप को इंडिविजुअली अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद में डिटर्जेंट्स लेंगे, और लास्ट में हम इन दोनों को एक कंपैरिजन में दोनों को स्टडी करेंगे ताकि हमें एग्जैक्टली जो भी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है वो अच्छे से समझ में आ जाए। आज के लेक्चर में हम बहुत सारे एग्जांपल्स की बात करेंगे और मैंने बहुत सारे डायग्राम्स इंक्लूड किए हैं जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सबका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, तो व्हाट आर सोप्स? दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, यानी इसके अंदर आपको सोडियम दिखेगा एंड पोटेशियम दिखेगा। इसका सॉल्ट है ये ऑफ अ फैटी एसिड, कोई भी फैटी एसिड, फॉर एग्जांपल स्टीयरिक एसिड, ओलिक एसिड, palmitic acid, which is used in a variety of cleansing and lubricating products. Cleansing यानी कोई भी साफ सफाई अगर हमें किसी चीज़ की करनी है या खुद की भी करनी है तो भी हम सोप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली कोई भी चीज़ को साफ करने के लिए हम सोप्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये बेसिकली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं फैटी एसिड्स के। दैट इज़ द डेफिनेशन, सिंपल एंड स्वीट। उसके बाद में ये किस तरीके से बनते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड, किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, यानी कि बेस के प्रेजेंस में ये होता है। बेस को अपन यूज़ करेंगे इसके प्रोसेस में, और उसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, क्योंकि हमने यहाँ पे फैटी एसिड ऑलरेडी बोला है। तो इस इक्वेशन को देखते हैं, नाम है सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन यानी कि सोप बनाने के प्रोसेस को हम सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ सोप इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। तो क्या दिख रहा है इसमें? ट्राइग्लिसराइड है जो कि हमारा क्या है, फैटी एसिड है ना, हमारे डेफिनेशन में भी है। तो ट्राइग्लिसराइड हो गया फैटी एसिड, बेस के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है जिसमें हमको क्या मिल रहा है, सोप। और सोप क्या है? सोडियम या फिर पोटेशियम, कुछ भी हो सकता है, उसका सॉल्ट, इसको हम बोलते हैं सोप। और ये हमारा बाय प्रोडक्ट है ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ग्लिसरॉल अलग है और हमको मेन जो ऑब्टेन जो हो रहा है वो है सोप। तो सेपोनिफिकेशन में क्या है, फैटी एसिड और बेस के प्रेजेंस में हमको सोप मिल रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन अ डोमेस्टिक सेटिंग सोप्स आर सर्फेक्टेंट्स यूजुअली यूज्ड फॉर वॉशिंग, धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बेदिंग नहाने के लिए, एंड अदर टाइप्स ऑफ हाउस कीपिंग, या घर में किसी भी चीज़ के लिए, अगर कोई भी चीज़ को साफ करना है घर में कोई भी काम में, तो उसमें हम सोप्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात पे आ जाता है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है, एग्जाम्पल वो पुट कर देते हैं, और मतलब कि जो ऑप्शंस है उसमें तरह तरह के एग्जाम्पल, जिसमें डिटर्जेंट भी डाल सकते हैं, वो सोप्स भी डाल सकते हैं, एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि इसमें से सोप कौन सा है, राइट। या फिर क्या पूछते हैं, डायरेक्टली इस तरीके से पूछ देंगे कि इसमें सोडियम स्टीयरेट कौन सा है। तो जब तक आपको उसका केमिकल फॉर्मूला नहीं पता, आप आंसर टिक मार्क नहीं कर सकते। तो सोप्स के मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। सोडियम स्टीयरेट जिसमें कार्बन होता है 18, हाइड्रोजन इज 35, Na एंड O है 2। O जनरली सब में 2 ही होता है, Na सब में एक ही मिलेगा, या तो Na मिलेगा या फिर पोटेशियम मिलेगा। बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना, या तो Na या फिर पोटेशियम, ठीक है। ऑक्सीजन 2 ही रहेंगे, बाकी कार्बन और हाइड्रोजन चेंज होते रहेंगे। तो सोडियम स्टीयरेट, स्टीयरेट में कार्बन 18 है, ओलिएट में कार्बन 17 है, और पामिटेट में कार्बन 16 है। बस इसकी संख्या आपको याद होनी है। नीचे कुछ डायग्राम में देख लीजिए, सोडियम स्टीयरेट है, सोडियम स्टीयरेट में हमको पता है कार्बन 18 है। तो ये जो आपको चेन दिख रही है इसके अंदर टोटल 18 कार्बन उपस्थित हैं। ये 2 ऑक्सीजन्स हो गए और एक हमारा आयन हो गया। सेम सोडियम पामिटेट, सोडियम पामिटेट में कार्बन 17 है, तो इसमें टोटल 17 है। बाकी पूरा का पूरा जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम रहेगा। ओलिएट यहाँ पर नहीं बनाया, लेकिन वो भी इसी प्रकार से रहेगा, बस एक कार्बन कम रहेगा, 17। ओके, तो ये है सोप। अब हम आ जाते हैं डिटर्जेंट्स। तो अब डिटर्जेंट्स को अच्छे से पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। डिटर्जेंट, इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल, पानी में अच्छे से घुल जाता है। क्लेंजिंग एजेंट, सफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच कंबाइंस विद इम्प्योरिटी, जो भी गंदगी है उसके साथ कंबाइन होके, मिक्स होके, या फिर डर्ट के साथ, टू मेक देम मोर सॉल्युबल एंड डिफर्स फ्रॉम, यहाँ तक बात करते पहले।
तो ये क्या करता है, जो भी गंदगी होती है उसके साथ मिल के उस गंदगी को वाटर सॉल्यूबल कर देता है ताकि वो पानी के अंदर आ जाए और फिर पानी के साथ वो गंदगी बाहर चली जाए। ये बेसिकली डिटर्जेंट का काम होता है। इट डिफर्स, ये सोप यानी साबुन से किस तरीके से अलग है, तो इट इज़ नॉट फॉर्मिंग अ स्कम विद द सॉल्ट्स इन हार्ड वाटर। ये कंसेप्ट मुझे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हार्ड वाटर क्या होता है, जनरली होता है कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+। हमें पता है सोप में क्या होता है, सोडियम एंड पोटेशियम, वैलेंसी 1 रहती है। हार्ड वाटर में होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो क्या होता है, जब इसके साथ में हमारा जो सोप है जिसके अंदर क्या है, सोडियम या फिर पोटेशियम, तो जब ये इसके साथ मिक्स हो जाता है तो एक स्कम बन जाता है। स्कम क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा गांव में जनरली हार्ड वाटर होता है, तो हार्ड वाटर में मतलब कि गांव वाला एग्जांपल छोड़ो, अभी फिलहाल इसी को अपन देखते हैं। तो जो स्कम होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली पीपीटी होती है। जो भी अपन ने पानी लिया, ठीक है, हार्ड वाटर है, इसके हार्ड वाटर में मैंने डाल दिया सोप, तो सोप उसके साथ रिएक्ट करके स्कम बना देगा जो कि एक पीपीटी है, और ये ऊपर आपको इस तरीके से दिखेगी। ये इनसॉल्युबल होती है, पीपीटी पानी में सॉल्युबल नहीं होती है, तो ये इनसॉल्युबल होती है और सफ़ेद कलर की ऊपर ही अलग से तैरती है। तो जो भी हमारी डर्ट, गंदगी, इम्प्योरिटी है वो इसको साफ नहीं कर पाता। लेकिन जो डिटर्जेंट्स हैं वो हार्ड वाटर में भी काम कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है सोप और डिटर्जेंट में। आगे और हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं डिटर्जेंट का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़। इसमें आपको सोप में हमने क्या देखा था, कार्बन चेन थी पूरी की पूरी, और फिर था C+O O-Na। ये हमने सोप में पढ़ा था। डिटर्जेंट्स में क्या होता है, यहाँ की जो चेन है वो तो चेन सेम ही रहेगी, जैसे R यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पे C+O की जगह पे S के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन दिखता है। तो S के साथ यहाँ पर है 4, यहाँ पे S के साथ है 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, उसके हिसाब से इसका नाम चेंज हो जाएगा। जब 4 होंगे तो उसको बोलेंगे सल्फेट, जब ऑक्सीजन 3 होंगे तो उसको बोलेंगे सल्फोनेट। अब देखिए, सोडियम, एल्काइल, ये एल्काइल, सल्फेट SO4। तो सोडियम एल्काइल सल्फेट ये हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्जेंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, ये सल्फेट है, ये सल्फोनेट है, SO3। तो आपको SO3 के भी फॉर्म में मिल सकता है, SO4 के भी फॉर्म में डिटर्जेंट्स मिल सकते हैं, दोनों तरीके के। अब हम कुछ इसके कॉमन एग्जांपल्स देख लेते हैं। सोडियम यानी कि यहाँ पे सोडियम है। एन डोडिसाइल, इसका क्या मतलब है, डोडिसाइल मतलब 10, एन मतलब 10 से ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये जो कार्बन चेन है इसमें 10 या 10 से ऊपर जो भी जितना भी कार्बन है वो, तो एन डोडिसाइल बेंजीन, और क्योंकि S के साथ 3 है इसलिए सल्फोनेट। यहाँ पर क्या है, सोडियम एन डोडिसाइल यानी अपन की कार्बन चेन कितनी भी हो सकती है, सल्फेट यानी SO4। तो ये एग्जाम्पल है डिटर्जेंट्स के। सोप के मैंने आपको बता दिए C+O और एल्काइल चेन तो रहेगी और सोडियम भी रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। डिटर्जेंट्स को थोड़ा और हमने वर्गीकरण किया, इसका क्लासिफिकेशन आगे हमने और दिया है। 4 प्रकार के ये होते हैं। एक होते हैं अनायनिक, कटायनिक, नॉन आयनिक एंड एम्फोटेरिक या फिर ज्विटर बोलते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है, अनायनिक यानी उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, कटायनिक यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, नॉन आयनिक यानी कि नील, उस पर कोई भी प्रकार का ना पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज होगा, और ज्विटर या फिर एम्फो मतलब बोथ, यानी कि इसके अंदर आपको पॉजिटिव भी दिखेगा और नेगेटिव भी दिखेगा। इसको हम आगे कुछ डायग्राम्स और कंसेप्ट के साथ समझते हैं। कटायनिक डिटर्जेंट लेते हैं सबसे पहले, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसको समझने का या पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, देखिए कार्बन चेन तो हमेशा रहेगी, इसको अपन को देखना ही नहीं है। साइड में ये क्या है, ब्रोमाइड है ना, Br-, ये तो इसको काउंटर करने के लिए अपन ने यूज़ किया है। बेसिकली तो स्ट्रक्चर ये है, N पॉजिटिव, यहाँ पे आपको ये जो पॉजिटिव साइन दिख रहा है ये कटायन हो गया। जनरली नाइट्रोजन जो होता है
इसकी 3 वैलेंसी होती है इस तरीके से, लेकिन अगर इस पे अपन 4 वैलेंसी कर देते हैं तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आते ही इसको हमने क्या बोल दिया, कटायनिक। तो N के साथ पॉजिटिव चार्ज, इसका देखिए लिखा होगा अ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पर, ये पॉजिटिव है, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। क्वाटरनरी यानी कि 4 वैलेंसी। अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ अमीन्स विद अनायंस एज एसिड। विद अनायंस, ये जो बाहर के जो है ये अनायंस है, ये क्या क्या हो सकते हैं, ये क्लोराइड हो सकते हैं, ब्रोमाइड हो सकते हैं, एसीटेट हो सकते हैं, क्लोराइड ब्रोमाइड, इनमें से ये कुछ भी हो सकता है। तो इसको तो अपन को इतना रेफर नहीं करना, सेंटर स्ट्रक्चर देखना है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है यानी कटायनिक डिटर्जेंट ये है। द कटायनिक पार्ट, जो कटायनिक पार्ट है ये, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ये बहुत लंबी सी कार्बन चेन रहेगी, एंड अ पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एटम, बीच में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। वेरी सिंपल, कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी आपको। अनायनिक पे देखते हैं, जैसे उसमें था लॉन्ग कार्बन चेन थी, ये लॉन्ग कार्बन चेन हो गई, ये सोडियम Na पॉजिटिव हो गया, मेन स्ट्रक्चर है अपना ये। तो इसमें क्या आ रहा है, SO4 माइनस, अनायन आ रहा है, इसमें क्या है SO3 माइनस, नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए ये अनायनिक डिटर्जेंट हो गए। सो दे आर सो नेम्ड बिकॉज लार्ज पार्ट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स आर अनायंस। ये क्या है, अनायन है, नेगेटिवली चार्ज, एंड इट इज द अनायनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विच इज इन्वॉल्व्ड इन द क्लेंजिंग एक्शन। बेसिकली जो ये साफ करने का जो इसका काम है, जो क्लेंजिंग एजेंट है, वो जो नेगेटिवली पार्ट जो है, नेगेटिवली चार्ज, वो इसमें पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए हम इसको अनायनिक डिटर्जेंट्स बोलते हैं। दीज आर सोडियम सॉल्ट, ये सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम भी हो सकते हैं, ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन। सल्फोनेटेड भी हो सकते हैं, सल्फेट, ये सल्फोनेटेड है या फिर सल्फेट, मैंने दोनों का बताया था, SO4 भी हो सकता है, SO3 भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, सोडियम लॉरेल सल्फेट, सल्फेट आ गया, सल्फेट आते ही हमें पता है डिटर्जेंट, अब क्योंकि सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए अनायनिक डिटर्जेंट। सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, सल्फोनेट आ गया यानी नेगेटिव चार्ज है और डिटर्जेंट है। इस तरीके से आप फिगर आउट करते हैं। नॉन आयनिक, इस पे किसी तरीके का ना पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज होगा। अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको कहीं पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं दिखेगा। ये देखिए, ये कार्बन चेन है, ये बेंजीन रिंग है, O है लेकिन O की पूरी वैलेंसी फुलफिल है, यहाँ तक लास्ट में OH है, कहीं पे भी कोई चार्ज नहीं है, कोई सॉल्ट नहीं बन रहा है यहाँ पे भी पूरा O, OH सब कुछ सेम टू सेम है, कहीं पे भी कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है। तो दीज आर द डिटर्जेंट्स विच हैव नो आयंस, इनमें कोई आयंस ही नहीं है। और आयंस क्या होते हैं, कटायंस एंड अनायंस, तो कोई आयंस की उपस्थिति नहीं है। दे फोमलेस, फोम यानी कि झाग बनाना, तो ये झाग इतने ज़्यादा नहीं बनाते, लेस, कम बनाते हैं एज कम्पेयर टू आयनिक, क्योंकि दो तरीके के डिटर्जेंट्स हैं, आयनिक और नॉन आयनिक। तो आयनिक में तो हमने पढ़ ली है अनायंस एंड कटायंस, नॉन आयनिक ये है जो ज़्यादा झाग बनाने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। यूज्ड इन डिश वॉशिंग लिक्विड्स, डिश वॉशिंग यानी बर्तन साफ करने के लिए जनरली इसको इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, पेंटा इरिथ्रिटोल मोनोस्टियरेट, कहीं पे भी कोई भी चार्ज आपको नहीं दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। लास्ट टाइप के डिटर्जेंट्स एम्फोटेरिक या ज्विटरायनिक, दोनों आपको प्लस माइनस में दिखेंगे। तो देख लेते हैं, डिटर्जेंट्स आर सर्फेक्टेंट्स दैट कैरी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों तरीके के आपको आयंस दिखेंगे इसके अंदर। एग्जाम्पल दे रखा है कोकेनिडो प्रोपाइल बीटेन, CAPB, आपको इसको ऐसे ही याद रखना है, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया है, इसके अंदर डायग्राम में देखिए क्या है, ये तो पूरी की पूरी कार्बन चेन है, ठीक है, यहाँ तक पूरी की पूरी कार्बन चेन है। उसके बाद में यहाँ पे N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दिख रहा है आपको N पे पॉजिटिव चार्ज, और फिर CO और यहाँ पर O के साथ क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्जेस एक में ही प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। ये आप याद कर लेंगे, इसका एग्जाम्पल CAPB या फिर पूरा इसका अगर फुल फॉर्म लो तो कोकेमिडो प्रोपाइल बीटेन, ये हो जाएंगे हमारे ज्विटर आयंस। अब
हमने पूरा सोप पढ़ लिया, हमने पूरा डिटर्जेंट पढ़ लिया। एक बार इनके फटाफट से पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस देखते हैं। सोप क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, मैं बताते चलती आ रही हूँ तब से, सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स हैं ये। और ये क्या है? सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड्स होते हैं इसमें, सल्फोनिक या फिर सल्फेट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। SO3 माइनस हो सकता है या SO4 भी हो सकता है, तो सल्फेट्स आ जाते हैं इसमें। फॉर्म्ड बाय एल्कली, एल्कली यानी कोई भी बेस के प्रेजेंस में ये फॉर्म होते हैं, एंड फैटी एसिड। ये कैसे फॉर्म होते हैं? फॉर्म्ड बाय एल्कली, इसमें भी बेस का इस्तेमाल किया जाता है, बट सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है ताकि हमें सल्फेट या सल्फोनेट मिल सके लास्ट में, और इसमें फैटी एसिड इस्तेमाल होता है। ये एक हो गया डिफरेंस। प्रोड्यूसेस स्कम इन हार्ड वाटर, जब भी हम हार्ड वाटर में डालेंगे तो ये स्कम प्रोड्यूस कर देगा। स्कम वही जो मैंने आपको बताया उसमें अच्छे से पिछले वाले स्लाइड में कि पीपीटी बना देता है, पानी के ऊपर वो तैरता है, वो घुलता नहीं है पानी में अच्छे से, तो उसको हम बोलते हैं स्कम। लेकिन डिटर्जेंट्स जो है वो स्कम प्रोड्यूस नहीं होने देते हार्ड वाटर में। दे हैव COO ग्रुप, हाँ हमने बात की थी, इस तरीके से कार्बन चेन है और लास्ट में C डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे सोडियम सॉल्ट। तो इसमें COO आपको स्ट्रक्चर में दिखेगा और इसमें आपको स्ट्रक्चर में दिखेगा SO3 या SO4, दोनों में से कुछ भी। यूज्ड फॉर स्किन क्लेंजिंग, हम नहाते हैं तो हम बॉडी के लिए यूज़ करते हैं, तो स्किन को क्लीन करने के लिए हम सोप यूज़ करते हैं। स्किन को क्लीन करने के लिए हम डिटर्जेंट्स, कपड़े धोने वाले साबुन इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, और हमारी बॉडी थोड़ी सॉफ्ट होती है, सेंसिटिव होती है, तो हम सोप इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल होता है डिश वॉशिंग, बर्तन धोने में, क्लीनिंग ऑफ फ्लोर्स, हमारे जो भी आंगन वगैरह है उसको धोने के लिए, तो कपड़े, बर्तन, इन सब को धोने के लिए हम यूज़ करते हैं डिटर्जेंट्स को। दे आर बायोडिग्रेडेबल, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि उस चीज़ को, उस सब्सटेंस को आसानी से वापस से अर्थ में, जो पृथ्वी है उसमें वापस ले जाया जा सकता है, मतलब इट कैन बी टेकन बैक बाय द अर्थ, उससे कुछ भी नुकसान नहीं होगा हमारे वातावरण में। लेकिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये आसानी से अर्थ में नहीं जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। जैसे प्लास्टिक्स वगैरह हैं, उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं अर्थ में वापस जाने में, इसीलिए मतलब डिस्ट्रॉय होने में या डिसइंटीग्रेट होने में, इसलिए ये क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। वीक क्लेंजिंग एक्शन, थोड़े से इनका जो एक्शन है, जो टेंडेंसी है, थोड़ी सी कम है, लेकिन इसकी क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ में भी कोई इम्प्योरिटी होगी तो उसको निकाल देगा। लेकिन ये सॉफ्ट सेंसिटिव त्वचा, हमारे स्किन, उसी के लिए ये बेसिकली बना है। एग्जाम्पल्स पे देखते हैं। सोडियम स्टीयरेट, बात हमने पहले ही कर ली थी। सोडियम पामीटेट, आपको बेसिकली याद रखना है कार्बन के कितने नंबर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एंड सोडियम ओलिएट 17 हो रहा है। इस तरीके से हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। इसमें एग्जाम्पल क्या है? सोडियम जहाँ पे भी सल्फेट आ जाए, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, तो वो डिटर्जेंट है। इस तरीके से ज़रूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल आ जाए, बट एटलीस्ट सल्फेट सल्फोनेट आएगा तो वो देख के आप फटाफट डिटर्जेंट को टिक कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट पार्ट आता है इसके अंदर, रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग सोप। अब साबुन बनाने के लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या और सब्सटेंसेस, रॉ मटेरियल हमको चाहिए ताकि हम एक साबुन बना सके। तो इसको एक बार हम ले लेते हैं। ऑयल और फैट, ये हमारी डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन में ही था, फैटी एसिड्स का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। तो ऑयल या फिर फैट इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके के हो सकते हैं? मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, मोवा ऑयल, कॉटन सीड, ऑलिव ऑयल या फिर एनिमल फैट। इसमें से कोई भी हम अपने ऑयल और फैट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिलर्स, इसको समझते हैं। फिलर्स क्या होते हैं? इंक्रीजेज द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ द सोप, यानी कि साबुन के अंदर वजन बढ़ाता है और उसका वॉल्यूम, आयतन बढ़ाता है, तो उनको हम बोलते हैं फिलर्स। इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? सोप स्टोन हो सकता है, सोडियम सिलिकेट्स हो सकते हैं, स्टार्च सोडियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप हो सकता है, जैसे सोप स्टोन जो है वो साबुन को क्या करने में हेल्प करता है? तो वो उसका वेट बढ़ाने में हेल्प करता है और उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? फिलर्स बोलते हैं। नेक्स्ट एल्कली, ये भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, हमको बेस चाहिए,
NaOH हो सकता है बेस या KOH बेस हो सकता है, तो उसका जो सेपोनिफिकेशन प्रोसेस है उसमें ये काम आता है। तो कास्टिक सोडा जिसको हम NaOH भी बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटैश यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH। कलरिंग मटेरियल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है ये। हम मार्केट में जाते हैं, बहुत तरह तरह के वैरायटी के सोप्स हम देखते हैं, पिंक, येलो, ग्रीन, अलग अलग कलर्स के। तो कलर्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। अच्छा पॉइंट है ये क्वेश्चन बनने के लिए। जिंक ऑक्साइड से वाइट कलर आता है हमारे साबुन में। मिथाइलिन ब्लू, ब्लू से ब्लू इजी। यूरेनियम, यूरेनियम से येलो कलर आ जाता है हमारे सोप में। और इओसिन ये डाई है, इससे रेड कलर हमारे सोप में आ जाता है। लास्ट इज परफ्यूम। आपने देखा होगा जब भी सोप का खोलते हैं हम, उसका जो भी पैकेजिंग होता है तो बड़ा खुशबू सा देता है सोप। तो वो परफ्यूम्स कहाँ से आ रहे हैं, मतलब वो खुशबू कहाँ से आ रही है, तो उसमें परफ्यूम यूज़ करते हैं। इट गिव्स प्लेजेंट स्मेल, अच्छी खुशबू देता है जिससे हमें फ्रेश सा फील होता है। फॉर एग्जाम्पल लेमन ग्रास ऑयल, ये एग्जाम्पल दे दिया है किसी परफ्यूम का। तो इस तरीके से इसमें बेसिक देखो, ये तो डेफिनेशन में ही आ गया था, ऑयल यूज़ करते हैं और एल्कलिक, ये दो तरीके के एल्कली यूज़ करते हैं। कलरिंग मटेरियल इंपॉर्टेंट है, और फिलर्स क्या होते हैं और ये क्या काम करते हैं और इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। आगे टाइप्स। अब जनरली जहाँ पे भी आपको ये सारी टेबल्स दिखती है ना, होता क्या है बुक्स में, जैसे 4 पॉइंट होंगे, जैसे मैंने जहाँ से ये उठाया है तो मुझे किसी बुक में शायद इतना ही मिला होगा, दूसरी तीसरी बुक में शायद ये इतने पॉइंट्स मिले होंगे। तो मैं क्या करती हूँ, 3-4 बुक्स को रेफ़र करके जो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलते हैं वो मैं अपने टेबल में यूज़ करती हूँ। इसलिए मुझे टेबल के फॉर्म में डाटा प्रेजेंट करना अच्छा लगता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स और नेचर, यानी साबुन के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं और उनका क्या क्या नेचर होता है। तो वॉशिंग सोप्स, नाम से ही पता चल रहा है कि ये वॉश करने, धोने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये किस चीज़ के बनते हैं, मेड फ्रॉम चीपर। चीपर यानी बहुत ही सस्ते तरीके के जो ऑयल्स या फैट होते हैं, जैसे मोवा ऑयल हो गया या रेजिन। ऑलिव ऑयल बड़े ही महंगे होते हैं, ऑलिव ऑयल से बहुत अच्छे एक्सपेंसिव साबुन बनते हैं, लेकिन मोवा ऑयल और रेजिन से थोड़े चीप, कम क्वालिटी के सोप्स बनते हैं। टॉयलेट सोप्स जो कि हम वॉशरूम्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो दे आर मेड ऑफ बेस्ट क्वालिटी, ये सबसे अच्छी क्वालिटी के सोप्स होते हैं, ऑफ एनिमल या फिर वेजिटेबल फैट्स, एंड बेस्ट फॉर स्किन, ये हमारी त्वचा के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं टॉयलेट सोप्स, है ना, बेस्ट क्वालिटी। वॉशिंग सोप्स थोड़े चीप क्वालिटी के। मेडिकेटेड सोप, नाम से ही पता चल रहा है, जो जनरली जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं, किसी को जैसे फंगल हो जाता है या कोई किसी भी तरह की बीमारी हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है स्किन से रिलेटेड, तो डॉक्टर्स जनरली मेडिकेटेड सोप्स को अपन को प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। तो वो होती है जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। और हम देखते आ रहे हैं नीम सोप, जो नीम होता है हमारा, उसके अंदर तो बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। सो दे कंटेन सब सब्सटेंस ऑफ मेडिकेटेड वैल्यू, जिसमें मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोलिक एंड नीम सोप, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। मेटेलिक सोप्स, जिसके अंदर मेटल का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल मेटल्स तो नहीं बात करेंगे हम, बट कुछ मेटल्स जैसे कंटेन सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स अदर देन सोडियम और पोटेशियम तो होते ही हैं, हमने इसकी डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था, बट इनके अलावा अगर हम कोई और मेटल उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे मेटेलिक सोप्स। याद रखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा कोरोसिव मेटल्स हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ट्रांसपेरेंट सोप, आपने देखा होगा वो पियर्स के जो सोप आते हैं जिसमें आर बार दिख जाता है, तो उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट सोप, ठीक है। तो वो क्या होता है, प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग टॉयलेट सोप्स इन एल्कोहल। टॉयलेट सोप्स जो होते हैं उसके अंदर अल्कोहल मिक्स कर देते हैं एंड इवेपोरेटिंग द फिल्ट्रेट, और जो भी फिल्ट्रेट है उसको इवेपोरेट कर देते हैं। इट कंटेन्स ग्लिसरॉल, इसके अंदर ग्लिसरॉल भी होता है, इसीलिए चाहे इसमें कितना भी पानी डाल देते हैं अपन को थोड़ा चिकना चिकना सा फील होता है, क्योंकि वो चिकनापन किससे आता है, ग्लिसरॉल से आता है। तो ट्रांसपेरेंट सोप्स, इसमें जो भी पियर्स वगैरह होते हैं ना, पियर्स वाले साबुन जो हमें सोप्स शॉप्स पे मिलते हैं, वो ये होता है। और किस तरीके से बनते हैं मैंने आपको बता दिया। शेविंग सोप्स, नाम से ही पता चल रहा है शेव करने के लिए होता है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये क्या, इसके अंदर क्या होता है, ग्लिसरॉल तो सारे सोप्स में ही होगा क्योंकि वो तो बाय प्रोडक्ट बन ही रहा है, सेपोनिफिकेशन प्रोसेस में हमने पढ़ा था। रेजिन होता है एंड गम, इसके अंदर गम होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। लास्ट इज फ्लोटिंग सोप, ये क्या है,
फ्लोट यानी तो तैरना होता है, सोप्स तैरते हैं, इसका क्या मतलब है? तो बेसिकली जब स्विमिंग पूल्स में जब अपन स्विमिंग करते हैं तो वहाँ पे ये उस समय ये इस कंसेप्ट का इन लोगों ने सोचा कि स्विमिंग पूल में जब अपन सोप्स वगैरह का इस्तेमाल करें या कुछ ऐसा बॉडी पार्ट जिसके अंदर सोप अगर नीचे गिर जाए तो वो पूरा पानी के नीचे डूब ना जाए, वरना फिर उसको ढूंढते रह जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, तो इसलिए उनको बोलते हैं फ्लोटिंग सोप। तो उसके अंदर क्या डालते हैं कि वो तैरने लग जाते हैं, तो दे आर प्रिपेयर्ड बाय बीटिंग एयर इनटू सोप। उस सोप के अंदर हवा भरी जाती है, हवा डालते हैं उस सोप में ताकि वो क्या हो जाए, लाइट वेट हो जाए और वो आसानी से जो पानी है उसके ऊपर तैर सके और नीचे ना जाए, ताकि हमें डायरेक्टली उसको यूज़ करने में आसानी हो। तो ये सारा है हमारे टाइप्स और नेचर के बारे में। ओके, ये अपनी अप्रोक्सीमेटली, हाँ, एक कंसेप्ट जो मेरे को आपको समझाना है, जो इसके थ्रू समझाना है, सोप के बारे में इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, और एक इसके अंदर टॉपिक आता है क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझा दूंगी। इसमें एक बार आपको बताती हूँ, सोप हमने क्या पढ़ा था, कार्बन चेन होती है बहुत लंबी सी, फिर C डबल बॉन्ड O माइनस, और उसके साथ सोडियम या फिर पोटेशियम, कोई भी आयन, तो ये हमारा है सिंपल सोप। तो इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलेट एंड ऑफ द मॉलिक्यूल जो है ये कार्बोक्सिलेट एंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, इस एंड को बोलते हैं कार्बोक्सिलेट एंड। ये क्या होता है, वाटर लविंग, वाटर लविंग यानी कि पानी को पसंद करने वाला, पानी के साथ घुलने वाला, तो इसको हम हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं। इस एंड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, पानी को पसंद करने वाला वाटर लविंग एंड। इसका दूसरा है ये पूरा कार्बन चेन जो लेफ्ट साइड में है, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन चेन, और ये है वाटर हेटिंग, इसको पानी नहीं पसंद क्योंकि पानी में घुल नहीं सकता। इसका रीज़न क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता H2O से, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ पे फ्री, तो ये आसानी से क्या बनाएगा, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो पानी में घुल जाएगा, और कार्बन चेन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, इसलिए पानी से दूर रहने की कोशिश करता है। हाइड्रोफोबिक, फोबिक यानी फोबिया, किसी चीज़ से डर लगना, तो इसको पानी नहीं पसंद। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे बीच में एक इम्प्योरिटी या डर्ट है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से बताती हूँ। एक बार ये वाला देख लेते हैं कंसेप्ट, फिर नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझाऊंगी। सोप डिफर्स फ्रॉम डिटर्जेंट्स इन इट्स एक्शन इन हार्ड वाटर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट मैं यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। सोप और डिटर्जेंट में एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है कि ये दोनों हार्ड वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्शन शो करते हैं। तो ये मेरा सोप है COONA प्लस कैल्शियम, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करते हैं, जो हमारा सोडियम है उसको डिस्प्लेस हटा देते हैं और खुद यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये जो कंपाउंड बनता है ये होता है इनसॉल्यूबल कंपाउंड, और यही बन जाती है PPT, जो कि हमारे पानी के ऊपर इस तरीके से झाग के फॉर्म में भी आप इसको बोल सकते हो। नीचे पूरा पानी है, ऊपर ये वाइट कलर का झाग के फॉर्म में स्कम के रूप में प्रेजेंट हो जाता है। तो अब जो हमारा सोप को जो काम करना था वो तो कर नहीं पाएगा, जो डर्ट है उसको निकाल नहीं पाएगा। तो इसीलिए सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो एक इनसॉल्यूबल चीज़ बना देते हैं जिसको हम PPT प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, और उसका नाम क्या होता है, स्कम। लेकिन डिटर्जेंट्स कभी भी स्कम नहीं बनाते क्योंकि उनका एक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सोप के कंपैरिजन में। तो चाहे हार्ड वाटर आए चाहे सॉफ्ट वाटर आए, वो अपना काम निश्चित अच्छे रूप से करते हैं। ये मैं आपको अभी समझाती हूँ, इसको बोलते हैं मिसल। यहाँ पे बताऊंगी आपको क्लेंजिंग एक्शन, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये पता नहीं कभी तो पतला सा चल रहा है कभी मोटा चल रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, अब जो सोप है वो कपड़े में से डर्ट कैसे निकालता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कपड़े का जो डर्ट है, गंदगी जो है, इम्प्योरिटी, वो ये है, और बाकी ये पूरा क्या है, पानी है, ठीक है, साइड में पूरा पानी है और ये डर्ट है। हमें पता है कि हमारा सोप कैसा होता है, इस तरीके से होता है। अब इसमें हमने एक और चीज़ ऑलरेडी पढ़ ली, ये पार्ट क्या होता है, पानी को पसंद करने वाला होता है, और कार्बन चेन क्या होती है, पानी से दूर भागने वाली होती है। तो ये पानी है, ये इम्प्योरिटी है, तो जो कार्बन है वो इस इम्प्योरिटी के साथ जुड़ जाएगा, और जो हमारा
पोलर एंड है, इसको हम पोलर एंड भी बोलते हैं। ये है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक, ये है पोलर हाइड्रोफिलिक। ये हमारा इस तरीके से बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। ये जितने भी कार्बन वाले हैं वो हमारे इम्प्योरिटीज के साथ में घुस जाए। अब क्या होता है, जैसे ही हम कपड़े को रगड़ेंगे, रिंस करेंगे आपस में, तो ये जो इम्प्योरिटी है, क्योंकि पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो जो हमारा पोलर एंड है ये पानी की तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो क्या होता है, ये इम्प्योरिटी के साथ इस तरीके से ये जो मिसल है, हाँ, तो ये पूरा का पूरा पोलर एंड है जो पानी के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही हम अपन के कपड़े को रगड़ेंगे तो इस इम्प्योरिटी को यहाँ से उठा के पानी में लेके चला जाएगा। पूरा पानी है और क्योंकि इसको पानी पसंद नहीं, तो ये इम्प्योरिटी के साथ मिक्स, मतलब इम्प्योरिटी के साथ कंबाइंड हो जाएगा और ये पूरा का पूरा पानी के साथ इम्प्योरिटी बाहर निकल जाएगी कपड़े के साथ जब हम उसको रगड़ते हैं। जैसे मम्मी बोलते हैं ना, रगड़ रगड़ के धो, तो वो इसीलिए बोलता है कि सारी इम्प्योरिटी जितना अपन रगड़ेंगे वो मिसल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी और वो पानी के साथ वो इम्प्योरिटी चली जाएगी। तो ये था मिसल एंड क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। आई होप आपको पूरा सोप एंड डिटर्जेंट इसके बारे में हमने पूरा मैकेनिज्म पढ़ लिया, डेफिनेशंस पढ़ ली, डायग्राम्स भी पढ़ लिए, क्लेंजिंग एक्शन किस तरीके से ये एक्शन करता है वो पढ़ लिया, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर का कंसेप्ट भी यूज़ कर लिया, सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंसेस भी सारे हमने पढ़ लिए। आई होप इसके अलावा और कुछ बचता नहीं है, मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़े, एंड थैंक यू एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।